आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एलडीसी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। एलडीसी या हम कह सकते हैं कि लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती 2024 का आज विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कुल कितने पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, इसकी जो कितनी आयु तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये जो भर्ती निकाली गई है इसके अंतर्गत जो कुल पद इसमें दर्शाए गए हैं वो हैं 4197 पद। तो 4197 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अब देखो किन के लिए निकाली गई है। एक तो शासन सचिवालय में इसमें कुल 584 पद दिखाए गए हैं। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए इसमें 61 पद हैं और राज्य के जो अधीनस्थ विभाग और कार्यालय हैं उसमें 3552 पद हैं। यानी कुल मिलाकर के ये जो भर्ती है यह 4197 पदों के लिए निकाली गई है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं। तो इसको जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें रखी गई है 12वीं परीक्षा पास, यानी 12वीं जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो 12वीं यानी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के साथ साथ इसमें एक और पात्रता रखी गई है, वो है समान पात्रता परीक्षा। यानी समान पात्रता परीक्षा के अंदर जो परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसको अपन सीईटी कहते हैं। यानी 2022 में जो सीईटी परीक्षा हुई थी, आयोजित हुई थी, उसमें जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें यह साफ साफ देखो दिया गया है कि जो सम्मान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो 2022 में आयोजित की गई थी उसके जो स्कोर कार्ड है वो 16 मई 2023 को जारी किए गए थे। तो जो सीईटी परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी वो एलडीसी भर्ती के लिए पात्र हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो इसमें सीईटी में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो कितने को बुलाएंगे इसमें। तो जो सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इसके जो कुल पद हैं उसके 15 गुना तक अभ्यर्थियों को इसमें बुलाएंगे। यानी 15 गुना तक अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे इसमें 4197 कुल पद हैं तो उसको आप 15 से गुना कर लीजिए, यानी जितने अभ्यर्थी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो पहली बात तो है कि इसमें जो शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्तर और साथ में प्लस से समान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। तो इसमें जो कुल पद हैं उसके 15 गुना तक अभ्यर्थी है वो इसमें इस भर्ती के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो कुल पद हैं वो अलग अलग जो आरक्षित वर्ग है यानी SC ST और जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। यानी वो अपने जितने उनको प्रतिशत आरक्षण है उसके हिसाब से उनको आरक्षण इसमें दिया गया है। अब देखो आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया वो क्या है कि आप बोर्ड द्वारा जो आवेदन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं ले जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएंगे। जो कहाँ से आप भर सकते हैं वो आप भर सकते हैं राज्य के जो निर्धारित ई मित्र कियोस्क हैं या जो जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब देखो ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप ये जो बोर्ड द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसका आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें कि आप इसमें पात्र हैं या नहीं है। तो आप सारे जो नियम हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और उसके बाद में ही आप आवेदन करें। तो सबसे पहले आप RSM SSB जो राजस्थान गवर्नमेंट इन है, ये जो इसमें साइट दी हुई है, ये लिंक दिया हुआ है, इसमें आप जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसमें यह जब आप इस साइट पर जाओगे तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी जो SSO ID है यानी उस पर आप चले जाएंगे। तो SSO अपनी जो SSO ID है उसमें आप जाकर के अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप OTR यानी OTR का मतलब होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो पिछली सरकार ने इसमें यह किया था कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी है यदि वो एक बार भर्ती परीक्षा में यदि आप शुल्क जमा करा देते हैं तो उनको बार बार इसमें शुल्क जमा कराने की आवश्यकता
नहीं होगी। तो यदि आप पहले से आपने यदि शुल्क जमा आपने करवा रखा है तो इसमें आपको दोबारा से शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने पहले शुल्क जमा नहीं करवाया है उनको इसमें निर्धारित जो दर है उसके अंतर्गत आपको शुल्क भुगतान करना होगा। तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके अंतर्गत आपको अपना जो शुल्क है वो जमा कराना होगा, उसके बाद में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको इसमें पहले करना होगा। इसमें देखो एक यह भी अब की बार व्यवस्था की गई है कि आपका अपना जो सत्यापन होगा यानी आधार कार्ड के माध्यम से आपको आपका इसमें सत्यापन होगा। तो आप जब भी आप ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन करें तो अपना आधार कार्ड है वो अपने उस टाइम अपने पास में रखें। और यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आपको यह घोषणा करनी होगी कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको निर्धारित जो प्रपत्र है उसमें आपको घोषणा भी करनी होगी। उसके बाद में किसी एक विकल्प का चयन करके आपको अपने जो नाम है, पिता का नाम है और जन्मतिथि है उसका आपको सत्यापन करना होगा। यह करना होगा यदि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो। फिर मूल प्रमाण पत्र है उसका भी आपको सत्यापन करना होगा, यानी आपका जो मूल प्रमाण पत्र है उसका भी आपको सत्यापन करना होगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड के जो मार्कशीट है उससे जोड़ने का विकल्प दिया गया है। उम्मीदवार अपने 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर और उत्तीर्ण वर्ष दर्ज कर उसका सत्यापन कर सकेंगे। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण से सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे एक घोषणा करनी होगी कि मैं अपने प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। यानी यह आपको उस टाइम ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको घोषणा करनी होगी यदि आप अपना सत्यापन करने में असमर्थ रहते हैं तो जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि आपको जो पंजीयन शुल्क है वो सिर्फ एक बार जमा कराना है। यदि पहले आप पंजीयन शुल्क जमा करा चुके हैं तो आपको दोबारा से इसमें शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कहाँ से करना होगा? आपकी जो SSO-ID है उसके माध्यम से आपको भुगतान करना होगा, यानी SSO-ID के माध्यम से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसमें एक बार पंजीयन शुल्क की व्यवस्था की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले पंजीयन शुल्क जमा नहीं करवाया है तो देखो उनके लिए क्या है, जो सामान्य वर्ग और जो क्रीमी के जो वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें निर्धारित शुल्क है 600 रुपये। और जो राजस्थान राज्य के जो नॉन क्रीमी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं SC ST OBC उनके लिए 400 रुपये का शुल्क इसमें रखा गया है। और जो समय से जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये, यानी सामान्य और क्रीमी श्रेणी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये और बाकी की जो श्रेणी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क रखा गया है। एक स्पष्ट बात इसमें यह है कि राजस्थान राज्य के जो बाहर के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के उनके लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, यानी राजस्थान राज्य के जो बाहर के जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान के अंतर्गत सामान्य अभ्यर्थियों के लिए उनको सामान्य अभ्यर्थी में उसको माना जाएगा और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है वो इसको उनको देना होगा। तो उनको भी पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थी से आप दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। ये अपन पहले क्लियर कर चुके हैं कि जिन्होंने पहले शुल्क जमा करा दिया है उनको दोबारा से शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये है देखो इसमें वर्गवार जो कुल पद हैं वो दर्शाए गए हैं। जैसे इसमें पहले शासन सचिवालय के लिए कुल 544 पद हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें पद दर्शाए गए हैं। सामान्य के लिए इसमें कुल 151 पद हैं, SC के इसमें 64 पद हैं, ST के इसमें 52 पद हैं, अन्य OBC के इसमें 84 पद हैं, अति पिछड़ा वर्ग के इसमें 19 पद हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 41 पद हैं। ये इसमें पद दर्शाए गए हैं। फिर RPSC के लिए इसमें कुल 61 पद हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें दर्शाए गए हैं। फिर आता है इसमें जो राजस्थान राज्य के जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके लिए इसमें कुल पद हैं 2788 पद, जिसमें से 863 पद सामान्य के लिए, SC के लिए 290 पद, ST के लिए 205 पद, OBC के लिए 328 पद, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 244 पद, ये इसमें दर्शाए गए हैं। तो इसमें ये जो भर्ती है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए इसमें दर्शाए गए हैं। तो कुल जो पद हैं वो 4197 पद है।
अब इसमें देखो विशेष नोट यानी विशेष निर्देश इसमें क्या है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र में दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को जो दस्तावेज सत्यापन होगा उस समय उनको लिखित में देना होगा कि वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए या गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से वो किस में अपनी सेवा दान देना चाहते हैं, ये उनको विकल्प उस टाइम में देना होगा। फिर देखो ये सामान्य से निर्देश हैं। और जो महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, दिव्यांगजन है, उनके लिए आरक्षित पदों का जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल से होगा यानी क्षैतिज होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों के साम्राज्य का नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। तो जैसा कि जो राजस्थान राज्य के जो SC ST और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। फिर देखो महिलाओं के लिए इसमें क्या है, महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो पति के नाम की जगह है, पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा, यानी महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम पर ही मान्य होगा। तो ये उनको ध्यान रखना है। फिर देखो महिलाओं के लिए जो नियमानुसार जो कुल 30% पद हैं उनमें से 8% पद है वो विधवा महिलाओं के लिए और 2% पद है वो परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें जो आरक्षण है वो 10% आरक्षण इसमें दे है। फिर देखो भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें आरक्षित पदों का जो लाभ है वो उनको दे नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिक का यहाँ मतलब यह है कि प्रतिरक्षा ने जल थल और वायु सेना सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र है वो अच्छा से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया है। तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी, इसमें ये सारे भूतपूर्व सैनिकों के इसमें निर्देश हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ये जो इसमें रिक्तियां हैं उनका 2% जो पद हैं वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए इसमें आरक्षित रहेंगे। अब देखो उत्कृष्ट खिलाड़ियों से मतलब क्या है इसमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा के रूप में भारतीय टीम का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो, जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, दक्षिण एशिया गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स है, विश्व कप है, एशियन चैंपियनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स हैं, एशियन स्कूल गेम्स है, यानी इनमें उन्होंने किसी यदि अभ्यर्थी ने भाग लिया है तो वो इसके अंतर्गत या उनके पास में यदि सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो वो इसके अंतर्गत पात्र होंगे इसमें। तो जो दिव्यांगजन है वो यथास्थान अपने वर्ग या दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का उल्लेख करेंगे। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसको प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब है कि जो यदि दिव्यांगजन के जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है विकलांगता का तो वो अभ्यर्थी आवेदन की जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की उस दिनांक तक उनको प्रस्तुत करना होगा, वरना बाद में वो मान्य नहीं होगा। तो ये हो गई इसमें हमने कुल पदों की बात देख ली। उसके बाद में योग्यता क्या है, योग्यता इसमें जैसे 12वीं पास और प्लस से समान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वो अभ्यर्थी होना चाहिए। आवेदन कैसे करना है ये हमने देख लिया, यानी SSOID के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, यदि पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ है तो दोबारा से आपको इसमें शुल्क भुगतान नहीं करना है। अब देखो वेतनमान, तो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 में निर्धारित है। परीक्षा काल में जो नियत मासिक पारिश्रमिक वेतन है वो राज्य सरकार के आदेशानुसार इसमें देय होगा, यानी 2 साल के अंतर्गत जो प्रोबेशन पीरियड है आपको उसके अंतर्गत केवल नियत पारिश्रमिक देना होगा। जैसे 12,600 रुपये तो वो आपको 14,600 रुपये वो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका जो न्यूनतम जो बेसिक है उसके अंतर्गत न्यूनतम बेसिक प्लस महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता, विशेष वेतन, ये सब आपके जो कार्मिक है उनके ऊपर लागू होंगे। तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्तर, सीनियर सेकेंडरी या 12वीं जो परीक्षा वो उत्तीर्ण अभ्यर्थी के पास में होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा है वो अभ्यर्थी के पास में होना चाहिए। ये इसमें मुख्य पात्रता योग्यताएं, यानी क्या पात्रता होनी चाहिए उसके पास में,
12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी और प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा है वो उसके पास में होना चाहिए। यानी RSCIT जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पास में होनी चाहिए। 12वीं प्लस RSCIT परीक्षा है वो भी उत्तीर्ण होने चाहिए। उसके बाद में जो समान पात्रता परीक्षा है वो तो उसको क्लियर होनी ही होनी चाहिए। तो ये है इसमें। अब देखो इसमें आवेदन कौन कर सकता है। राष्ट्रीयता यानी भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, या ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो एक 62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए बस चुके हों, वो इसमें पात्र होंगे। अब देखो इसमें आयु है, कितनी आयु तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और जिसकी आयु है वो 40 वर्ष की नहीं हुई हो, वह अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो विभिन्न जो अलग अलग जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए इसमें आयु में छूट दी गई है। यानी SC ST और जो अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उन सबको इसमें आयु के मामले में 5 साल की छूट दी गई है। और जो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 साल की छूट दी गई है। और जो आरक्षित वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है इनको आयु में 10 साल की छूट दी गई है। तो ये है आय संबंधी प्रावधान। तो ये आयु संबंधी प्रावधान हो गया इसमें। फिर जो विधवा स्पष्टीकरण, विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। जो तलाकशुदा महिला हैं उनको जो विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। फिर पेंशन, इसमें भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। और देखो इसमें क्या चाहिए, विवाह पंजीयन है वो इसमें अनिवार्य किया गया है। पंजीयन शुल्क जमा कराने हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। अब देखो आपकी इसमें कितने तक है आप आवेदन कर सकते हैं। तो 20 मार्च तक है वो इसमें आवेदन किए जा सकते हैं। यानी 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा योजना, तो परीक्षा योजना लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, टैबलेट आधारित परीक्षा TBT, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब निर्धारित की गई है। अब देखो प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र है वो डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, जिसकी सूचना वो समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। तो उम्मीदवार वो अपने आवेदन पत्र क्रमांक है उसके माध्यम से अपने SSID के मार्फत वो अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये इसमें सामान्य निर्देश, यानी कौन इसमें पात्र नहीं है। ऐसे किसी भी पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो वो इसमें पात्र नहीं है। ऐसे किसी भी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया जिसकी पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। 2 से अधिक संतान है वो इसमें पात्र नहीं है। जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है और उसके बाद में यदि एकल प्रसव से यदि एक से अधिक संतानें पैदा होती है तो वो उसकी एक ही इकाई मानी जाएगी। तो आवेदन कैसे करें ये हम पहले देख चुके हैं। आवेदन है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अपने SSID के मार्फत वो इसमें आवेदन किए जा सकते हैं। अब देखो इसमें आप जब भी आवेदन करें तो बोर्ड की जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.government इन पर उपलब्ध जो विज्ञापन है उसका आप अच्छी तरह से, ये पूरा विज्ञापन ही हम पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ समझ में आ रही होगी। तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर ये भी इसमें अपलोड करने होंगे आपको। और आवेदन जो नवीनतम है, जो रंगीन फ़ोटो जो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं हो वो इसमें अपलोड करनी होगी। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का जो चेहरा है वो कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
तो ये है इसमें प्रमुख निर्देश। ये इसमें सामान्य निर्देश हैं अभ्यर्थियों के लिए। इसमें वही बात है, OTR में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और उसके बाद में आप है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी इसमें आपको बताई जा चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो LDC भर्ती का जो विज्ञापन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।